आपकी 54 है वो भी आते हैं मेरे पास, 70 वाले भी आते हैं, 90 वाले भी आते हैं, और 12-13 साल के बच्चे भी आते हैं। ये मैं उन नी पेन की बात कर रहा हूँ जिनको कोई चोट नहीं लगी, बिना चोट के नी पेन। चोट लगने का नी पेन है तो उसके रीज़न अलग होते हैं, कुछ हमारे में आता है बिना चोट के। अब अगर देखा जाए कि बिना किसी बीमारी के अगर नी पेन हो रहा है किसी भी एज में, सो उन सब का रीज़न एक ही होता है कि नी पेन होने का रीज़न है कि हमारा जो कार्टिलेज है घुटने का वो डैमेज हो गया है या हो रहा है। कार्टिलेज क्या होता है बेटा? कार्टिलेज होता है ये घुटने में ऊपर कवरिंग होती है, रबर का टायर नहीं होता, नी के ऊपर टायर, ये फीमर का, इधर टिबिया का, इधर पटेला का, 3 कार्टिलेज रहते हैं बेटा। ये बीच में रहते हैं शॉकर, मेनिस्कस। सो जब कार्टिलेज में डैमेज होने लगता है या कार्टिलेज डैमेज हो जाता है तो हमारा घुटना दर्द करता है। अब किन में डैमेज होने लगेगा? ये वो लोग हैं जिनकी एज कम है, जैसे आप 28 साल में। अब आप में कार्टिलेज क्यों डैमेज होने लग गया 28 साल के अंदर? क्योंकि आपको साइनोवाइटिस हुई, कुछ इन्फेक्शन हुआ, उस वजह से आप कुछ दिन चले गए रेस्ट पे। रेस्ट पे जाने के बाद हमने डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने हमें फालतू की दवाइयाँ दी जो किसी काम की नहीं हुई। ठीक होते तो अब आया आप मेरे पास क्यों आते? और उन्होंने आपको रेस्ट बढ़ा दिया आपका कि और रेस्ट करो और रेस्ट करो और रेस्ट करो। अब रेस्ट करने से क्या हुआ बेटा? तेरी मसल्स पतली पड़ गई ऊपर वाली। अब मसल्स मजबूत करने के लिए आपको किससे सीखना पड़ता है? सो इंडियन क्रिकेट टीम लो या फुटबॉल टीम लो, हर के पास, या स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया साई है जो, उन सब के पास बेटा एक ही तरह के ट्रेनर हैं जिनको बुलाता है स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट। सो अगर आप खुद सीखने की कोशिश करोगे कौन सी एक्सरसाइज करनी है तो गलत करोगे। आप एक ऑर्थोपेडिक सर्जन से पूछोगे कौन सी एक्सरसाइज करनी है तो उनको भी नहीं मालूम, क्योंकि हमारी पढ़ाई तो सर्जरी करने में। सो आपको सीखना है सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट से कि एक्सरसाइजेज कौन सी करनी है। एक बार वो आपको एक्सरसाइजेज करने लगेंगे तो आपकी मांसपेशियाँ बड़ी होगी, पर वो बिल्कुल गाइडेड एक्सरसाइज होगी। अगर आप नॉर्मल खुद सोचोगे या जिम ट्रेनर से सीखोगे तो वो क्या करेंगे कि भाई क्वाड्रिसेप डोमिनेंट एक्सरसाइजेज करा दी, हिप को भूल गए, वीएमओ को भूल गए, उससे होगा पटेला बेटा घिस के चल रहा है आपका भी। मसल वीक होने की वजह से जो पटेला उठ के चल रहा था, बीमारी और मसल वीक में पटेला चिपक गया तो ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है तो खचर 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 खर खर फर फर की आवाज़ आ रही है घुटने के अंदर, और साथ में देखो पेन ज़्यादा हो रहा है। ये पेन कब बढ़ेगा? जब आप सीढ़ियाँ उतरोगे चढ़ोगे, मेनली जब हम अप एंड डाउन करते हैं या बैठ के उठते हैं ना तब ज़्यादा पेन होता है। नॉर्मल चलते हुए फिर भी इतना पेन नहीं होता। क्यों? नॉर्मल चलते हुए टिबिया फेमर पे ज़्यादा आता है, ये सीढ़ी चढ़ते हैं तो पटेलो फेमरल पे आने लग जाता है। ये अभी मेन कारण है। सो अगर हमें नी पेन कम करना है तो सबसे पहला उसका तरीका होता है एक्सरसाइजेज की शुरुआत करना। एक्सरसाइजेज सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट्स फिजियो ही सिखाएगा, कोई और नहीं सिखा सकता। एक्सरसाइजेज हर वीक बढ़ेगी। अब मसल मजबूत करने में कितना टाइम लगेगा बेटा? तू बता, तू जिम जाता है, कितने दिन लगाएगा तू मसल को मजबूत करने में? हाँ, 5-6 महीने मिनिमम, तो जाके कुछ हमारी मसल इंप्रूव होगी, नहीं तो मसल इंप्रूव ही नहीं होगी। ये इंपॉर्टेंट है। आपके बेटा म्यूकोइड डिजनरेशन है, तो शुरुआत इसी से करेंगे हम कि हम मसल्स को इंक्रीज़ करेंगे। तो हम आज आपको एक्सरसाइज सिखा देंगे, धीरे धीरे हम आपको वापस नहीं आ पाओगे। ये स्पोर्ट्स फिजियो और जिम के कॉम्बिनेशन बहुत कम है इंडिया के अंदर। ये कहाँ पर है हमारे पास? हो सकता है इंडियन क्रिकेट टीम के पास हो, साई के पास हैं। यहाँ पर जितने भी जिम्नेजियम है, हर टीम का जिम तो रहता है, उसमें स्पोर्ट्स फिजियो सिखाते हैं, बिकॉज दे आर नॉट स्पोर्ट्स फिजियो। जैसे ही आप एक स्पोर्ट्स फिजियो को जाओगे वो एक्सरसाइज ज़्यादा फोकस करेगा, बिकॉज वो जानता है कि मसल बढ़ाना ज़रूरी है। सो 5-6 महीने में बेटा तेरा नी पेन हम ठीक कर देंगे। क्या मुझे कोई दवाई देनी है इस चीज़ के लिए? यस, वी नीड टू गिव सम सप्लीमेंट्स। सप्लीमेंट हम कौन से लेंगे? हम लेंगे प्रोटीन पाउडर। प्लांट प्रोटीन ले लो, मेरे हिसाब से बेटर रहता है। प्लांट प्रोटीन इज़ गुड। या फिर आपको वे लेना है तो आइसोलेट वे लो, अनफ्लेवर्ड। मैं कह रहा हूँ सप्लीमेंट लेने मसल ग्रो करने के लिए और हड्डियाँ मजबूत करने के लिए। उसमें प्रोटीन आता है, उसमें क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट आता है, उसमें ALA आता है, पॉलीकोसेनॉल आता है, क्विरसिटिन आता है, और विटामिन D आता है, ओमेगा 3 आता है। कुछ मैं आपको सप्लीमेंट लिख दूंगा, वो आपके मसल्स को ग्रो करेगा। एक्सरसाइज आपको गाइडेंस में सिखाएंगे। आपको 5-6 महीने तक एक्सरसाइज करनी है, रिजल्ट आते आते आपको 2-3 महीने लग जाएंगे। अब बात आ रही है कि जो घुटना घिस गया उसका क्या? तो जो घुटना घिस गया उसको हम रीजनरेट कर सकते हैं बेटा। कैसे रीजनरेट कर सकते हैं? कि हमें उसको रीजनरेट करने के लिए 2 तरीके हैं। एक तो बहुत सारे लोग तो उसका इंजेक्शन लगाते हैं, जेल का लगा दो, ओल्ड एज में लगता है, वो साल भर तक चलेगा, मैम पे इतना काम का नहीं। उससे बेटर आते हैं कि हम अपने ब्लड से ही बना लें। सो जो ब्लड से ही इंजेक्शन बनते हैं तो PRP बहुत सारे होते हैं, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। एक इंजेक्शन से काम चलता नहीं, 3 बार लगाने पड़ते हैं, पहले दिन, 7वें दिन, 14 दिन। अब PRP तो बहुत लंबे समय से मार्केट में बेटा, मेरे को 10 साल हो गए PRP लगाते हुए। आपको क्या लगता है वो सेम PRP चलता रहेगा 10 साल से? मोबाइल बदल गया, कंप्यूटर बदल गया, सब चीज़ें बदल गई ना। सो PRP बहुत बेटर क्वालिटी का आने लगे। तो मैं पहले PRP लगाता था, बहुत दर्द करता था, सूजन करता था, घुटना सूज जाता था, खास तौर से ओल्ड एज में। वो 3-4 दिन तक मेरे को लगातार फ़ोन करते थे बेचारे, बहुत रोते थे। तो वो मैंने, अब मेरे पास नए अच्छे प्रोडक्ट्स आ गए। सो PRP वो अच्छा है
जिसके अंदर से ल्यूकोसाइट ना हो, WBC। सो मैं जितने WBC कम कर पाऊंगा उसको बोलते हैं ल्यूकोसाइट पुअर PRP, या फिर ग्रोथ फैक्टर कॉन्सेंट्रेट, वो अच्छे हैं। नॉर्मल PRP बहुत दर्द देता है, असर कम करता है। सो जैसे मैं आपको एक प्रोडक्ट बता रहा हूँ, ये ACP मैक्स है, ये अभी वन ऑफ द बेस्ट है वर्ल्ड का। इसमें अब ल्यूकोसाइट कम करने के लिए 2 बार घुमाना पड़ता है, डबल सेंट्रीफ्यूगेशन होता है। सो हमने पहली बार घुमाया तो हमने प्लेटलेट पुअर प्लाज्मा PRP निकाल दिया, PRP बाहर निकाल दिया। फिर मैंने दोबारा घुमाया, जब ये दोबारा घुमाया ना, तब मेरे पास जो PRP बना है बेटा, उसमें है ना 97% रिडक्शन है प्लेटलेट में, सॉरी WBC में, न्यूट्रोफिल में। न्यूट्रोफिल जितना कम जाएगा, 97 to 99% रिडक्शन होगा, उतना ही ये बेटर क्वालिटी में वर्क करेगा और पेन कम होगा। तो ये जब लगाते हैं पेन नहीं होता किसी को। सो PRP में WBC कम होंगे, प्लेटलेट 12 फोल्ड से इंक्रीज हो जाएंगे, बहुत प्लेटलेट इंक्रीज करेंगे, और WBC RBC बिल्कुल कम करेंगे। ये अच्छी क्वालिटी के PRP है। ये लगेंगे 3 बार, पहले दिन, 7वें दिन, 14 डे। अगर मुझे और बेटर करना है तो मैं पेट का एडिपोसाइट स्टेम सेल लगा सकता हूँ। पेट से हम फैट निकालते हैं, उससे हम स्टेम सेल अलग करेंगे, वो लगाएंगे। वो सिंगल शॉट में ही काम चल जाता है, क्योंकि उसमें स्टेम सेल्स भी होते हैं। ये कब तब काम करेंगे बेटा, जब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं साथ में। सो PRP चालू करते हैं, जो घिस गया उसको रीजनरेट करने के लिए एक्सरसाइजेस करते हैं। एक्सरसाइजेज हम कौन कौन सी करेंगे, जो मैं शेड्यूल बता रहा हूँ। हमें फोकस करना है ग्लूट्स पे सबसे पहले, हिप के अराउंड एक्सरसाइज। सो हिप के अंदर हम क्या क्या करेंगे, एबडक्टर्स करेंगे, एडक्टर्स करेंगे, फ्लेक्सर्स करेंगे, एक्सटेंसर्स करेंगे। चारों जो मोशन होते हैं हिप के, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एडक्शन, एबडक्शन, चारों को ट्रेन करेंगे ढंग से। जो हिप है उसकी मोबिलिटी बढ़ाएंगे। सो इसके अंदर क्या होता है, कई सारी एक्सरसाइज आती है, वो हम चालू करेंगे। साथ में हम ना VMO डोमिनेंट एक्सरसाइजेस करेंगे, क्वाड्रिसेप्स डोमिनेंट नहीं करेंगे नी के अंदर, वो हम आपको सिखाएंगे। इसके अलावा मैं वो एक्सरसाइजेस कराऊंगा जिसके अंदर घुटना मूव नहीं करे और मसल इंक्रीज हो, उसको बोलते हैं आइसोमेट्रिक्स। आइसोमेट्रिक का मतलब ये कि बिना घुटना घुमाए, घुटना मूव करेगा दर्द हो जाएगा, बिना घुटना मूव करे कैसे मसल बना सकते। तो जो वॉल स्क्वाट्स हो गए, वॉल पे आप स्क्वाट की तरह बैठ गए, ओल्ड एज में भी धीरे धीरे कर सकते हैं। अभी आप कुछ सेकंड धीरे धीरे, मतलब इस तरह की एक्सरसाइज करेंगे। एक बार ये एक्सरसाइज हम अच्छी करने लग जाएंगे, पटेलर माल ट्रैकिंग, पटेलर उठ के चलने लग जाएगा, तो फिर हम इसेंट्रिक मोड में ट्रेन करेंगे, धीरे धीरे बैठना, सिंगल लेग पे बैठना। अब ज़रूर नहीं है उस स्टेज तक हम आपके पास पहुँचे, पर फिर भी अगर आप लगातार एक्सरसाइज करते रहे तो कहीं ना कहीं पहुँच जाएंगे। Cricket is just not a game, it's an emotion. क्या सिचुएशन होती है जब आप कहीं माइंडसेट के साथ खेल रहे हो, अच्छा खेल रहे हो, बट इंजरी आती है? कई बार ऐसा होता है कि छोटी छोटी इंजरीज भी हो जाती है, ड्यूरिंग गेम हो जाती है, तो ऐसा नहीं है कि बैकआउट कर जाए। उस टाइम पे हम इतना मेंटली स्ट्रांग होते हैं, हम सोचते हैं गेम को जीत की तरफ कैसे लेके जाना है। तो आपकी जर्नी में कौन वो डॉक्टर और कौन वो फिजियोर है जिसके थ्रू आप स्टेप बाय स्टेप आज भी आगे बढ़ रहे हो? सर, जब आफ्टर कोविड मुझे नी पेन स्टार्ट हुआ तो मैंने चेक MRI कराया, तो उसमें मेरा कॉन्डोमलेशिया आया। मुझे उस टाइम पे मैं काफ़ी कंफ्यूज थी कि मैं किस डॉक्टर को दिखाऊं, किस फिजियो को दिखाऊं। मैंने कई जगह अपने सीनियर से और लोगों से मैंने सजेशंस भी लिए। फिर बाय चांस ऐसा हुआ कि मैं इंस्टाग्राम पे मैं ऐसे ही कुछ चीज़ें देख रही थी, तो मनु सर की वीडियो आई, तो फिर मैंने मनु सर के बारे में सर्च किया, उनका यूट्यूब चैनल देखा, सारी चीज़ें देखी। उन्होंने मुझे बोला कि आपकी जो इंजरी है वो आपको इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए। अगर आप अभी लाइटली लेंगे तो बाद में वो मेजर इंजरी हो सकती है। उस इंजरी के लिए उन्होंने मुझे PRP सजेस्ट की। तो मेरे मन में थॉट्स थे कि मैं इसके लिए जाऊँ कि नहीं जाऊँ, रिएक्शंस क्या होंगे, इसके साइड इफेक्ट्स क्या होंगे। PRP की जो जर्नी है वो आपके लिए कैसे रही? PRP से मुझे काफ़ी हेल्प मिली है। उस सब चीज़ों के करने के बाद मैं अभी पूरा पेन फ्री खेल पाती हूँ और सारी चीज़ें कर पाती हूँ। पर्सनली काफ़ी, मैं अगर बोलूँ, यहाँ पे आने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी चीज़ें मुझे सीखने को मिली है, एज ए प्लेयर, एज ए पर्सन। Hello everyone, this is Dr. Viraj and I'm welcoming you in the new episode of Beyond the Brace. वेल आज हम लोग कुछ सेंसेशनल लेके आ रहे हैं, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही फैंटास्टिक, जो सारे हमारे व्यूअर्स वेट करते होंगे। स्पोर्ट्स के बारे में हम तो हमेशा बात करते रहते हैं, बट स्पोर्ट्स की बात की और क्रिकेट ना आए ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। सो हियर आई एम वेलकमिंग शशि, who has been cricketer representing Jharkhand cricket, and it's been fabulous she being an opener and playing fantastically. तो आज हम लोग इनकी जर्नी के बारे में डिस्कस करेंगे, कैसे बीइंग अ क्रिकेटर, कैसे उनकी जर्नी कैसे रही है, और कैसे एक बैरियर ब्रेक किया है। जो हम लोग हमेशा बोलते रहते हैं कि क्रिकेट इज अ जेंटलमैन गेम, येस ऑफ कोर्स, बट इट्स एग्जैक्टली नॉट। इट्स टॉकिंग अबाउट द क्रिकेट इज ऑल्सो equally a women's game also. So let's see, I'm welcoming Shashi and to the show about Beyond the Brace. Hi Shashi, how are you? कैसे हो?
मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? फैंटास्टिक, थैंक यू सो मच शशि। बताइए आप जैसे क्रिकेट जैसे नाम आता है तो क्रिकेट सिर्फ क्रिकेट है या क्रिकेट एज अ इमोशन है? सर हमारी कंट्री में क्रिकेट को सिर्फ गेम के साथ-साथ एक इमोशन के साथ देखा जाता है क्योंकि इतने सारे लोग हैं पूरी कंट्री में वो हर कोई क्रिकेट को फ़ॉलो करता है। छोटे से लेके बड़े तक हर कोई जानना चाहता है कि हमारी इंडिया टीम कैसे कर रही है, मेंस हो या वुमेन्स हर कोई क्रिकेट फ़ॉलो करता है। एब्सोल्युटली। सो जैसे आपने बताया कि एज अ इमोशन है, तो आपके इमोशन के साथ क्रिकेट में एज अ कौन जुड़ा हुआ है जिसकी वजह से आपकी इमोशंस को अलर्ट करके आपको सोचने को मौका मिला कि चलो मुझे तो क्रिकेट ही खेलना है और इसमें ही आगे बढ़ सकते हैं? सर मैं स्कूल टाइम पे मैंने काफ़ी गेम्स खेले हैं। मैंने कुश्ती, बॉक्सिंग और जेवलिन थ्रो भी खेला है मैंने नेशनल लेवल तक। वाह! बट इन सब के साथ-साथ क्रिकेट एक ऐसा गेम था कि मैं काफ़ी फ़ॉलो करती थी, मुझे काफ़ी पसंद था। मेरे फैमिली में मेरे पापा एक्स आर्मी मैन हैं, तो वो 1983 का वर्ल्ड कप बॉर्डर पे सुन रहे थे। वाह! तो उनका एक ड्रीम था, वो आके बताते थे कि ऐसे-ऐसे मैं चाहता हूँ हमारी फैमिली में से भी कोई क्रिकेट के करियर में जाए और खेले। तो मुझे काफ़ी पसंद था उस टाइम पे। फिर आफ्टर 12th मेरे फादर और मेरे ब्रदर ने मुझे एनकरेज किया कि आप क्रिकेट खेलो और इसी को प्रोफेशनली लेके जाओ। तो ऐसे करके मैंने सर क्रिकेट स्टार्ट किया और अब प्रोफेशनली खेल रही हूँ। अरे वाह! सो इसका मतलब ये हो गया कि पहले से ही 1983 ने काफ़ी चेंजेस कर दिए। जो अगर मुझे याद है 1983 का वर्ल्ड कप जब ही हुआ था, जब फर्स्ट टाइम 1983 का वर्ल्ड कप नोबडी हैज़ एनी एक्सपेक्टेशन कि क्या होने वाला है ये क्रिकेट मैच में और वेस्ट इंडीज़ को जब टीम इंडिया हरा देती है। पूरा रोल रिवर्स हो जाता है इंडिया में जैसे कि हॉकी जो हमारी नेशनल गेम है, उसकी जगह पे क्रिकेट को देखा गया। तो उन दौरान जब ये टाइम चल रहा था, आपका कोई ऐसा आइडल रहा है जिसको देख के आपको और एक मोटिवेशन मिला है? हाँ सर, उस टाइम पे सचिन सर थे जिनको पूरा क्रिकेट जिन जो भी क्रिकेट खेलते हैं सब उनको फ़ॉलो करते हैं, सबके वो रोल मॉडल रहे हैं और राइट। आगे भी रहेंगे। और मैंने उनके बाद फिर धोनी सर को देखा है, अभी तो बहुत सारे प्लेयर्स हैं, विराट सर है, बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं फ़ॉलो करती हूँ। एक किसी एक का नाम लेना मुश्किल होगा। ऑफ कोर्स। और उस टाइम अभी फिर वुमेन्स क्रिकेट में ऐसा है कि उस टाइम पे मिताली दी, हरमन दी, इन्हीं लोगों को देखते हुए वुमेन्स क्रिकेट बड़ा हुआ है। जी, जी। अब जाके स्मृति मंदाना और बड़े-बड़े नाम आए हैं। तो उस टाइम में मेंस क्रिकेट में ये लोग थे और वुमेन्स क्रिकेट में हरमन दी और मिताली दी थे। उनको देखते हुए मैं बड़ी हुई हूँ, उनको देखते हुए मैंने क्रिकेट फ़ॉलो किया है, सीखा है और अभी भी उन्हीं को फ़ॉलो कर रही हूँ। वाह! वाह! तो अभी अगर डिस्कस करने जाए तो एज़ अ क्रिकेटर आप कौन से क्रिकेटर को ज़्यादा अपने आप को कनेक्ट कर पाते हो? जैसे आपने बताया बहुत सारे क्रिकेटर्स का तो काफ़ी लिस्ट है, जो एंडलेस लिस्ट है। बट जैसे अगर आप मुझे पूछो मी बीइंग अ स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट अगर इफ यू आस्क मी अबाउट क्रिकेटर आई हैव प्लेंटी ऑफ नेम आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ सचिन तेंदुलकर एंड धोनी बट हैविंग सेड दैट मेरे अभी भी फेवरेट बाय डिफ़ॉल्ट सचिन तेंदुलकर ही हो जाता है। तो ऐसा क्या चीज़ है कि आपके साथ कौन ऐसा आइडल जुड़ा हुआ है जो आपको हमेशा मोटिवेट करता रहता है? सर करंटली अगर मैं वुमेन्स क्रिकेट की बात करूँ तो शेफाली वर्मा जो है, उनका जो अटैकिंग स्टाइल है, बैटिंग स्टाइल है, मैं उसको फ़ॉलो करती हूँ क्योंकि मैं भी खुद अटैकिंग खेलना पसंद पसंद करती हूँ। तो मैं उन्हीं को फ़ॉलो करती हूँ। और मेंस क्रिकेट में विराट सर है और हार्दिक पांड्या सर है, मैं उनको फ़ॉलो करती फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। आपने बताया कि आपकी अटैकिंग गेम है। तो ऐसा हुआ है कभी कि इंजरी के साथ फेस टू फेस होना पड़ा और क्रिकेट में से रुकना या उसमें से खड़े होना, क्या सिचुएशन होती है जब आप कहीं माइंडसेट के साथ खेल रहे हो, अच्छा खेल रहे हो, बट इंजरी आती है, तो आपकी जर्नी कैसे रहती है वो टाइम पे? सर उस टाइम पे ऐसा रहता है कि कई बार ऐसा होता है कि छोटी-छोटी इंजरीज़ भी हो जाती है, ड्यूरिंग गेम हो जाती है, तो ऐसा नहीं है कि हम टीम की सिचुएशन देखते हुए कि हम बैकआउट कर जाएँ। उस टाइम पे हम इतना मेंटली स्ट्रॉन्ग होते हैं, हम सोचते हैं कि हमें टीम को इस सिचुएशन से कैसे निकालना है, टीम को जीत की तरफ कैसे लेके जाना है। एक एग्ज़ाम्पल सेट करना होता है, खुद की सैटिस्फैक्शन के लिए भी हमें अच्छा करना होता है। तो खुद को पुश करते हैं और परफ़ॉर्म करते हैं। छोटी-छोटी इंजरीज़ को वो मैनेज कर सकते हैं, लेकिन अगर बड़ी इंजरीज़ होती है तो फिर उनसे कैसे ओवरकम करना है, वो चीज़ हम आगे जाके प्लान करते हैं। फैंटास्टिक। सो ये तो ऐसा है ना कि आपको पहले से एज़ एन एथलीट पता ही होता है कि इंजरी साइड बाय साइड आपको लेके चलनी है, पार्ट एंड पार्ट्स ऑफ लाइफ। तो जब आप उसको मैनेज करते होते हो, जैसे आपने बताया कि एक बड़ी इंजरी एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें आपको मैनेजमेंट करना पड़ता है। तो
फर्स्ट आपके माइंड में क्या आता है कि मुझे क्या करना है? समझो एक एक हमारे व्यूअर्स के लिए काफ़ी हेल्प होगा, स्पेशली वो बच्चे जो ग्रो हो रहे हैं क्रिकेट में, दूसरे स्पोर्ट्स में। तो यू बीइंग अ सीनियर प्लेयर आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हो कि अगर समझो कोई बड़ी इंजरी होती है, तो व्हाट इज़ द फर्स्ट लाइन ऑफ थॉट कि एज़ अ प्लेयर आपको करना चाहिए? फर्स्टली आपको एक अच्छे डॉक्टर या एक अच्छे फिजियो के पास कंसल्ट करना चाहिए, ना कि खुद से, कि जैसे हम कई बार कर लेते हैं कि खुद से ही उसका टेक केयर कर लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि फिर वो इंजरीज बड़ी हो जाती है, तो फिर उसका और ज़्यादा टाइम चला जाता है उस चीज़ में। सो एग्ज़ैक्टली, हमें एक अच्छे डॉक्टर या फिर एक अच्छे फिजियो से तुरंत कंसल्ट करना चाहिए, फिर वो जो चीज़ बोलते हैं उसको प्लानली करना चाहिए। एग्ज़ैक्टली। तो उस हिसाब से जैसे कि आपने भी इंजरीज़ फेस की है, तो मेजर इंजरीज़ फेस करने के बाद भी आपने अपना जो गेम है बनाए रखा है। तो आपकी जर्नी में कौन वो डॉक्टर और कौन वो फिज़ियो रहे जिसके थ्रू आप स्टेप बाय स्टेप आज भी आगे बढ़ रहे हो? सर, जब आफ्टर कोविड मुझे नी पेन स्टार्ट हुआ तो मैंने एमआरआई कराया, तो उसमें मेरा कॉन्डोमलेशिया आया। तो मुझे उस टाइम पे मैं काफ़ी कंफ्यूज थी कि मैं किस डॉक्टर को दिखाऊँ, किस फिजियो को दिखाऊँ। मैंने कई जगह अपने सीनियर से और लोगों से मैंने सजेशंस भी लिए। फिर बाय चांस ऐसा हुआ कि मैं इंस्टाग्राम पे मैं ऐसे ही कुछ चीज़ें देख रही थी, तो मनु सर की वीडियो आई। तो फिर मैंने मनु सर के बारे में सर्च किया, उनका यूट्यूब चैनल देखा, सारी चीज़ें देखी। मैंने मनु सर से कंसल्टेशन लिया, तो उन्होंने मुझे बोला कि आपकी जो इंजरी है, वो इतना आपको इतने लाइटली नहीं लेना चाहिए। अगर आप अभी लाइटली लेंगे, तो बाद में वो मेजर इंजरी हो सकती है। तो उस इंजरी के लिए उन्होंने मुझे पीआरपी सजेस्ट की। तो मेरे भी मन में थॉट्स थे कि मैं इसके लिए जाऊँ कि नहीं जाऊँ, इसके रिएक्शंस क्या होंगे, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होंगे, या फिर मुझे आराम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मैं बैक टू क्रिकेट कब आ पाऊँगी। तो काफ़ी सारे सवाल थे, तो उसके रिगार्डिंग भी सर ने मेरी काफ़ी हेल्प करी, मुझे मेरे सारे सवालों के जवाब दिए। और फिर जब मैंने पीआरपी के ट्रीटमेंट के बाद जो सर की फिजियोस की टीम थी, आस्था मैम, मानसी मैम, इन सब के गाइडेंस के अंदर मेरा बैक टू स्पोर्ट्स उन्होंने मेरा कुछ महीनों के बाद कंप्लीटली करवा दिया। वाओ! तो जैसे आपकी जो जर्नी रही, व्यूअर्स को थोड़ा डाउट ये भी रहेगा, जब भी मैं व्यूअर्स के बारे में बात करता हूँ ना तो इट्स ऑल अबाउट ऑल व्यूअर्स बट जैसे कि हमारे साथ अच्छे क्रिकेटर हैं, तो एक ये मैसेज सारे स्पोर्ट्स एथलीट्स के लिए भी है कि ये पीआरपी की जो जर्नी है, वो आपके लिए कैसे रही? आपका क्या फीडबैक है पीआरपी प्रोसेस के ऊपर? मैं अगर पर्सनली इस बारे में आपको बताऊँ, तो पीआरपी से मुझे काफ़ी हेल्प मिली है। मेरी जो इंजरी थी उस टाइम में मुझे भी, मेरे मन में भी डाउट्स आते थे कि मैं दोबारा कैसे खेल पाऊँगी या फिर पेन फ्री कैसे रह पाऊँगी। लेकिन आफ्टर पीआरपी जो शॉट्स होते हैं, उन्होंने मेरे पीआरपी के जो शॉट्स होते हैं, उन्होंने मेरे नी को दोबारा जो कार्टिलेज होता है उनको रीग्रोथ करने में काफ़ी हेल्प करी। और फिर फिजियोज़ की जो टीम थी, उन्होंने जो मुझे प्लान दिया, और वीकली, मंथली उस सब चीज़ों के करने के बाद मैं अभी पूरा पेन फ्री खेल पाती हूँ और सारी चीज़ें कर पाती हूँ। वाह! सो अभी जैसे कि आपकी गेम चल रही है, तो आने वाले दिनों के क्या प्लान्स हैं? आप क्या फ्यूचर शेड्यूल्स आपके माइंड में हैं? और क्या चाहते हो कि फ्यूचर में आप कैसा गेम खेलोगे? जिस तरह से आप बता रहे हो, आपकी गेम काफ़ी चेंज हुई है, पीआरपी ने हेल्प की है, पेन कम हुआ है। सो आने वाले शेड्यूल्स क्या है आपके अभी? सर, अभी मेरा अभी सीज़न ख़त्म हुआ है, लेकिन अगर अभी मैं बात करूँ तो अपकमिंग सीज़न मेरा आने वाला है, और वो काफ़ी क्रूशियल है आने वाले कुछ मंथ्स, तो उसी की तैयारी चल रही है। उसी से फिर आगे आने वाले बड़े लेवल्स की तैयारी होंगी, कॉम्पिटिशन्स होंगे। तो अभी भी मैं जो फिजियोस की टीम है उनके अंडर काम कर रही हूँ कि मैं कैसे और अपने आप को बेटर कर सकूँ। मनु सर है, आस्था मैम, मानसी मैम, ये लोगों की गाइडेंस मेरे साथ रहती है, तो मुझे जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे सभी हेल्प करते हैं। पर्सनली काफ़ी, मैं अगर बोलूँ तो मैं इस चीज़ को काफ़ी अप्रिशिएट करना चाहूँगी कि यहाँ पे आने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी चीज़ें मुझे सीखने को मिली है एज़ ए प्लेयर, एज़ ए पर्सन, कि हमें अपने आप को कैसे रखना चाहिए स्पोर्ट्स में, कैसे अपनी हेल्थ का, अपनी फ़िटनेस का, अपने रूटीन कैसे रखने चाहिए, वो चीज़ हमें सब गाइड करते हैं। यस और व्यूअर्स को ये भी बताना कि आपकी फ़ेवरेट अपोनेंट टीम कौन-सी है? मेरी फ़ेवरेट ओपोनेंट टीम ऑस्ट्रेलिया है, क्योंकि वो बहुत अच्छा क्रिकेट खेलती है। उनका जो एग्रेशन, उनका जो एटीट्यूड होता है, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज होती है, वो हमें काफ़ी कुछ सिखाती है। वेरी गुड। सो यहाँ हम लोग वापस बैक टू द टॉपिक करेंगे। जैसा आपने मेंशन किया कि ऑस्ट्रेलिया की जो टीम होती है वो काफ़ी कुछ सिखाती है। तो कभी वो भी सिखा पाती है कि इंजरी में माइंडसेट कैसा स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए? क्या ये कुछ ऐसी चीज़ें सिखाती है
कि आप उनसे प्रिवेंशन कैसे कर सकते हो? कभी कुछ सिखाया ऐसे कुछ दोस्त तो बने ही होंगे डेफ़िनेटली आपके? सर अभी इंटरनेशनल लेवल पे फ्रेंड्स तो नहीं है, बट हाँ, ये है कि जो हमारे स्टेट टीम और बाकी लोग जो होते हैं ऊपर लेवल पे जो होते हैं, वो हमारी क्लासेस लेते रहते हैं कि आपको इंजरी से कैसे प्रिवेंशन लेना है, और फिर अगर आपको बाय चांस ड्यूरिंग गेम या कभी भी इंजरी हो जाती है तो आपको उससे ओवरकम कैसे करना है, उसका फर्स्ट एड कैसे करना है, वो सब चीज़ों की हमें क्लास दी जाती है। फैबुलस, फैबुलस। सो आई थिंक व्यूअर्स ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जैसे स्टार्टिंग हम लोगों ने की थी कि क्रिकेट इज़ जस्ट नॉट अ गेम, इट्स अ इमोशन। इट रन्स थ्रू आवर ब्लड। सो जैसे मिस शशि ने बताया कि उनकी जो गेम थी और थ्रू आउट द टाइम कैसे उन्होंने आगे बढ़े। दे आर लर्निंग, दे आर बीइंग स्ट्रॉन्ग, दे आर बीइंग पावरफुल, दे आर बीइंग डोमिनेंट एंड इंडिया इज़ ट्रूली लीडिंग इन अ गेम लाइक अ क्रिकेट। सो आई रियली वांट टू थैंक्स हर दैट उन्होंने टाइम निकाला और अपनी जर्नी डिस्कस की बिकॉज़ बहुत बार ऐसा होता है कि कोई भी एथलीट के लिए पास्ट पेन या डिस्टर्बेंस बोलना डिफिकल्ट होता है बट देन व्हाट शी हैज़ डन इज़ अ ग्रेट जॉब। सो आई रियली वांट टू थैंक शशि फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ बियॉन्ड द ब्रेस्ट and talking about our doctors, our physio team. So, and I really bless you for all this that, like, you आपको आगे आने वाली गेम्स में, शेड्यूल्स में और बेटर परफॉर्मेंस करने का मौका मिले और डेफिनिटली दैट वी आर ऑलवेज बाय योर साइड्स टू हेल्प यू आउट। थैंक यू सो मच थैंक शशि। यू सर। ऑलराइट, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।